नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं मनोज बाजपेयी की बात करूंगा। मनोज बाबू, जन्मदिन मुबारक हो आपको। मैं उन्हें प्यार से मनोज बाबू ही कहता हूं, हमेशा इसी नाम से बुलाता रहा हूं मैं उनको। पिछले कह लें अभी लगभग 25 साल से ऊपर तो हो ही गए उन्हें जानते हुए, और इन 25-26 सालों में मनोज बाजपेयी के हर पहलू को मैंने देखा है। उनके संघर्ष के दिनों को देखा है, उनकी कामयाबी का तजुर्बा मुझे है, उनके अवसाद को समझा है, उनकी खुशियों में शामिल हुआ हूँ और उनकी प्रगति लगातार देखता रहा हूँ मैं। इसमें फिल्म इंडस्ट्री के रवैये को लेकर के वे जिस तरीके से झुंझलाते रहे हैं और जिस तरीके से वे खुश भी होते रहे हैं, मुग्ध होते रहे हैं, उन सारे पहलुओं को मैंने करीब से देखा है, गौर किया है। एक कलाकार की अंतर्दशा, एक कलाकार का अंतर्द्वंद, एक कलाकार की जिजीविषा, एक कलाकार की काम करने की आकांक्षा, सब कुछ उनमें ऐसी प्रचुर मात्रा में है कि उन्हें देख करके यह एहसास होता है कि किसी कलाकार को निजी जीवन में और एक कलाकार के तौर पर किस तरीके से अपने ध्येय को लेकर हमेशा सजग रहना चाहिए और उसकी कोशिश करते रहनी चाहिए। आज भी मनोज बाजपेयी मानते हैं कि उनकी प्रतिभा का सिर्फ 25% ही फिल्म इंडस्ट्री ने उपयोग किया है, अभी भी 75% उनका बाकी है। पिछले दिनों एक बार ऐसे ही एक प्रसंग में मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी जीवनी पर काम करना चाहता हूँ, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं, अभी मैंने वह हासिल नहीं किया है जो मैं सोचता हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ। एक बार ज़रा उन बुलंदियों तक पहुँच जाऊँ, एक बार ज़रा कामयाबी के उस ऊंचाई पर पहुँचूँ, तो फिर मैं बात करूँगा जहाँ मेरे पास बात करने लायक कुछ बातें होंगी। मैंने उनके इस भावना की कदर की और अभी मैंने छोड़ दिया है, लेकिन मेरी मंशा है और आप भी चाहते होंगे कि कोई मनोज बाजपेयी की जीवनी लिखे। बेतिया के बेलवा गांव से, आप सोच सकते हैं, बेतिया का बेलवा गांव जो नरकटियागंज के पास है चंपारण में, वहाँ से एक लड़का निकलता है जिसके माँ बाप की इच्छा है कि वह भी और बच्चों की तरह डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे, डिप्टी कलेक्टर बन जाए, लेकिन उसके मन में ख्वाहिशें कुछ और हैं और वह एक्टर बनने की तमन्ना लिए दिल्ली चला आता है। दिल्ली आने के बाद उसे पता चलता है कि एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है जहाँ पर अभिनय की ट्रेनिंग दी जाती है, और यह जानकारी उसे नसीरुद्दीन शाह के उस इंटरव्यू से मिलती है जो रविवार में उसने पढ़ा था। वह लड़का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए तैयारियां करता है, एग्ज़ाम देता है, वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, वह फिर से शामिल होता है उसमें, फिर से रिजेक्ट होता है, फिर से एग्ज़ाम देता है, फिर से रिजेक्ट होता है। ऐसा लगभग 4 बार हुआ। जिन लोगों को मालूम नहीं है वे लोग गलतफहमी में लिखा करते हैं कि मनोज बाजपेयी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, दिल्ली में रहते हुए उन्होंने रंगमंच किया, उन्होंने रंगमंच की ट्रेनिंग भी वहीं पे ली। बैरी जॉन उनके गुरु थे। बैरी जॉन आज भी उनके गुरु हैं, उस्ताद हैं, जिनसे वे मिलने जाया करते हैं। बैरी जॉन के साथ जब वे थे उन दिनों रघुवीर यादव वहाँ बहुत सक्रिय थे। शाहरुख खान उनके कंटेम्प्रेरी हैं। शाहरुख खान और बैरी जॉन के साथ उन्होंने भी काम किया है, और संयोग ऐसा देखें कि दोनों ने लगभग एक जैसी जर्नी हासिल की। शाहरुख खान की एक अलग मंजिल रही, मनोज बाजपेयी की एक अलग यात्रा रही। उस यात्रा में तुलना नहीं की जा सकती दोनों की। दोनों कामयाब हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने तरीके से कामयाब हैं। बात करें तो मनोज बाजपेयी को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी एक्टिंग के लिए न जाने कितनी बार उन्हें सराहा गया है। देश विदेश के अनेक इंटरनेशनल पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन पर काफ़ी सारा काम किया गया है, लिखा गया है बहुत कुछ। इस हिसाब से अगर देखें तो उनकी भूमिका, उनका योगदान बहुत ज़्यादा है।
ख़ास करके जब हम गौर करें कि हिंदी प्रदेशों से, खासकर बिहार से आए कलाकारों की गिनती करें तो हमारी हाथों की 10 उंगलियां भी ज़्यादा हो जाती हैं, और इतने कलाकार भी आए नहीं हैं। कभी गौर कीजिएगा कि हिंदी प्रदेशों से कलाकार क्यों नहीं आते, और आते भी हैं तो इतने मशहूर क्यों नहीं होते। मनोज बाजपेयी उन चंद अभिनेताओं में से हैं जो हिंदी प्रदेश से आते हैं, हिंदी के तमाम गुणों को समाहित करते हैं खुद के अंदर, उन पर काबू पाते हैं, उनसे आगे बढ़ते हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक ख़ास जगह बनाते हैं, अपनी पहचान छोड़ते हैं, और उस पहचान के साथ वे लगातार फिल्में कर रहे हैं। बीच बीच में ज़रूर ऐसे कुछ समय आए, कुछ फिल्में उनकी फ्लॉप रही, कुछ गलत चुनाव भी उन्होंने किए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब भी कोई बाहर का अभिनेता आता है तो यहाँ के कुचक्र में फंसता है, बहुत सारे उसके करीबी बनते हैं, बहुत सारे उसके हमदर्द बनते हैं, वे हमदर्द उसे निजी स्वार्थ के लिए भटकाते हैं, दूसरे रास्तों पे ले जाते हैं। ऐसा मनोज के साथ भी हुआ। मनोज पछताए भी, मनोज ने खुद को सुधारा, मनोज ने कई बार संयम के साथ काम लेते हुए खुद को पूरे काम से अलग कर लिया, निर्लिप्त कर लिया खुद को, और फिर से नई ऊर्जा के साथ, नई स्फूर्ति के साथ और नई सोच के साथ काम में जुटे और लगातार आगे बढ़ते गए। कभी उनके करियर का मूल्यांकन करना हुआ, कभी उनकी जीवनी लिखी गई तो ज़रूर ये चरण अलग अलग लिखे जाएंगे और उन पर बातें होंगी। आप देखें मनोज बाजपेयी की यात्रा। मनोज बाजपेयी ने शुरू के दिनों में दिल्ली में रहते हुए एक्ट 1 के ग्रुप के साथ जुड़ के बहुत सारे नाटक किए, स्ट्रीट थिएटर किया, विदेशों में गए, लोगों को ट्रेन किया, वर्कशॉप करते रहे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और फिर ऐसा कुछ संयोग बना कि तिग्मांशु धूलिया ने उनको शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए रिकमेंड किया। बैंडिट क्वीन में उन्हें मान सिंह की भूमिका मिली, छोटी सी भूमिका थी। इस छोटी सी भूमिका में भी उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी, ऐसी पहचान छोड़ी कि कुछ लोगों को, कुछ निर्देशकों को वे हमेशा हमेशा के लिए याद रह गए। उनमें से एक राम गोपाल वर्मा थे तो दूसरे हंसल मेहता थे, और ऐसे न जाने कितने फिल्म मेकर थे जिनकी नज़र उन पर पड़ी थी, लेकिन उनसे संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था। और ऐसे भी एक संयोग कहें कि मनोज बाजपेयी को दिल्ली में जिसने आश्वासन दिया, जिस डायरेक्टर ने आश्वासन दिया कि तुम मुंबई आओ, मैं तुम्हें काम दूंगा, मुंबई आने के बाद जब वे उस निर्देशक से मिले तो उस निर्देशक ने लगभग पहचानने से इनकार कर दिया, आंखें फेर ली और उस बात को भूल गया वह कि उसने कभी उन्हें आश्वासन दिया था कि वह उन्हें काम देगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का यह पुराना रवैया है। चूँकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिंदी प्रदेश, कहीं से भी आए हुए लोग थोड़े ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, थोड़े टची भी होते हैं, उन्हें बात लग जाती है, और ऐसी बात मनोज बाजपेयी के साथ होती रही है। मनोज बाजपेयी में ईगो, अहंकार कह लें उसको, कुछ लोग अहमन्यता कहते हैं, कुछ उनका सुपर ईगो कहते हैं। मुझे लगता है कि वह एक कलाकार का आत्मविश्वास है जो उसके साथ ऐसा बर्ताव करवाता है, और यह मनोज बाजपेयी में है। मनोज बाजपेयी अपनी उपलब्धियों से ऊब जाते हैं, अपनी तारीफ़ों से तंग आ जाते हैं, लेकिन अगर उनके सही काम की सराहना नहीं हो तो इस बात का उन्हें मलाल भी होता है, और इस बात की वे बार बार ताकीद करते हैं, ताने देते हैं अपने मित्रों को, हम जैसे दोस्तों को, और वैसे लोगों को जो मीडिया में हैं, उनके करीबी हैं, और वे बार बार इस बात का उलाहना देते हैं कि रेगुलर मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे कलाकारों को तरजीह नहीं देता है जो बाजारू किस्म से या बॉक्स ऑफिस के हिसाब से बहुत बिकाऊ नहीं है, उनकी प्रतिभा को पहचाना नहीं जाता है। मनोज बाबू क्या करेंगे, दुनिया ही ऐसे चलती है और ऐसा होता रहेगा आगे भी। लेकिन फ़िलहाल आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, और आपके प्रशंसकों की तरफ से बधाइयाँ, समीक्षकों की तरफ से बधाइयाँ, आपके प्रदेश की तरफ से, हिंदी प्रदेशों की तरफ से, और पूरे भारत से आपको खूब सारी बधाई। खूब मेहनत से आप काम करें, आगे काम करते रहें, और लगातार पुरस्कार, सराहना, तारीफ़, इन सारी चीज़ों से आगे बढ़कर अपना योगदान देते रहें जो कि आप देते रहे हैं। अभी अगर मैं आपके
प्रशंसकों को, दर्शकों को, अपने मित्रों को, यूट्यूब पे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको याद दिलाऊं तो मनोज बाजपेयी की कुछ फिल्में आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए। उनमें से सत्या, बैंडिट क्वीन तो सारे लोग जानते हैं, शूल है उनकी महत्वपूर्ण फिल्म है, दिल पे मत ले यार है एक महत्वपूर्ण फिल्म, जुबैदा है, जुबैदा के बाद अगर मैं बात करूं तो रोड एक उनकी बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, उसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर है, उसके अलावा बातें करूं तो कितनी सारी फिल्मों के नाम लूँ मैं। 1971 है, 1971, जिसमें उनका काम लगभग लोगों ने नहीं देखा, पहचान नहीं पाए। बुधिया एक फिल्म आई थी, बुधिया जो एक बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन की कहानी थी, उसको उन्होंने जिस तरीके से जिया था उस किरदार को, वो बहुत ही खूबसूरत, हमारे मित्रों को बहुत पसंद है वो फिल्म, समीक्षक मित्रों को। उनकी फिल्मों में इधर जो फिल्में आई हैं उनमें अलीगढ़ बहुत ही खूबसूरत फिल्म है जो हंसल मेहता ने दी थी उन्हें। अलीगढ़ की सबसे बड़ी खूबी किरदार को कैसे जीते हैं। इस फिल्म का पहला पोस्टर जब आया था, पहली इमेज जब आई थी, उसी को देखकर लग गया था कि यह किरदार कुछ अलग होगा। कैसे प्रोफेसर सारस के जीवन में वे उस एक तस्वीर में ही उतर गए थे, यह देखने लायक है। मनोज बाजपेयी की ये बहुत बड़ी खूबी है। मनोज बाजपेयी जब भी किसी किरदार को निभाते हैं वे उस किरदार की तरह बिहेव करते हैं, वे उस किरदार में ढल जाते हैं। या उनके मेथड एक्टिंग का नतीजा हो सकता है, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह से इनकार भी नहीं करते हैं। उनकी एक्टिंग में मेथड है, वे मेहनत करते हैं, वे उसमें डूब जाते हैं, वे इसमें ढल जाते हैं। और मैंने तो कई बार शूट पे देखा है, वे इस किरदार में, अपने किरदारों में इस तरीके से डूबे रहते हैं कि उस समय लगभग सारी चीज़ों को बोल के, नाते, रिश्ते, दोस्त, घर, परिवार, अपना कैरियर, सब कुछ भूल के उस किरदार में उनकी सांसें चलती हैं, उस किरदार की सांसें मनोज बाजपेयी के अंदर चलती हैं। मनोज बाजपेयी अभी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और अब तो वेब सीरीज़ के थ्रू द फैमिली मैन के आने के बाद से उनकी एक नई पहचान मिली, उनके अभिनय का एक नया आयाम देखने को मिला कि किस तरीके से वे वेब सीरीज़ में भी कमाल कर सकते हैं। और इस सीरीज़ की वजह से वे पूरी दुनिया में पहचाने गए हैं, पूरी दुनिया में उनका सम्मान हुआ है। तो फिर से बधाइयाँ, लख बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। आप कमेंट्स में बताएं उनकी जो फिल्में आपको पसंद हो, जो किरदार आपको पसंद हो, उनकी जानकारी दें, तो फिर कभी उन पर भी बातें करेंगे। और मौका मिला, लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो कभी मनोज बाजपेयी को लेकर आऊँगा मैं सिनेमा हॉल पर, ताकि उनसे सीधे बातचीत हो सके, वे आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो अपने सवाल भी यहाँ छोड़ जाएँ आप। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप यूँ ही देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी भी बजा दें।